नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध की, बांग्लादेश के हालात की और रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, पहला सवाल मेरा यह है कि इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए पलटवार के बाद अब इस संघर्ष के परिदृश्य में क्या बदलाव आ सकता है? इजराइल और मिडिल ईस्ट, जिसमें मुख्य रूप से इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह यानी लेबनान, हौतीज़ यानी सीरिया और ईरान शामिल हैं। आप सबने देखा है कि पिछले 26-27 तारीख को इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल से आक्रमण किया और ये हमला काफ़ी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे पहले ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर मिसाइल्स, तकरीबन 200 के आसपास मिसाइल्स दागी थीं और काफ़ी दिनों से लग रहा था कि कब इसका बदला इजराइल लेगा, जो फाइनली इजराइल ने लिया। और हमने पहले कहा था कि इजराइल बदला लेगा तो सोच समझ के लेगा, जल्दीबाजी में नहीं करेगा, और उसने किया भी ऐसे ही मिसाइल से। और तकरीबन 100 एयरक्राफ्ट उसके हवा में थे। 100 सॉर्टीज करने के बाद उसने जो है बदला लिया। लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं तो ईरान भी डर रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है इजराइल उसके जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको टारगेट करे, और ऐसा करने से बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। ईरान हर तरफ से मदद ले रहा था और बैक चैनल से अमेरिका से भी कोई मैसेज दे रहा था कि उसके ऑयल रिफाइनरीज और जो न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट्स हैं उस पर जो है परमाणु ठिकाने जितने भी हैं उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है जो परमाणु समझौता है उस पर काम कर रहा है। और यही चीज़ अमेरिका ने भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल को अपना बदला लेना था, और इजराइल जैसे हमेशा करता रहा है, पिन पॉइंट टारगेटिंग करके उसने बदला लिया। और आप देखिए किस तरह के टारगेट्स उन्होंने सेलेक्ट किए। सबसे पहला उन्होंने परचीन, एक जगह है जो कि तेहरान से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो है वहाँ पर उन्होंने एक रॉकेट्स की असेंबली वहाँ होती है, रॉकेट्स वहाँ बनते हैं, और उन्होंने उसको टारगेट किया। फिर उन्होंने टेलेगान 2 करके एक जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर माना जाता है कि है ईरान का, यहाँ पर सारे रिसर्च इनके होते थे। और कहा यह जा रहा था कि ईरान इस हालात में पहुंच गया है रिसर्च के मामले में, यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले में, कि 3 से 4 हफ्ते में वो बॉम्ब बना लेता। तो इजराइल ने उसको टारगेट किया, और ये बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट है इनका, और ये तकरीबन जो है 300 किलोमीटर दूर है तेहरान से। उसके बाद उसने खोजर में सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी बनाने की इस्टेब्लिशमेंट्स सबसे ज़्यादा हैं ईरान की, उन्होंने वहाँ टारगेट किया। कहा तो भी जा रहा था कि खोजर में पहले 2020 में एक ब्लास्ट हुआ था जो पता ही नहीं लगा किसने किया, और इशारा तो इजराइल की तरफ ही था, लेकिन इस बार वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर शरोद एक जगह है, अगेन ये 350 किलोमीटर तकरीबन दूर है तेहरान से, बहुत बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है ईरान का, और वहाँ पर लॉन्ग रेंज जो लंबी दूरी की मिसाइल हैं उसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। वहाँ पर एक स्पेस सेंटर भी है ईरान का, जहाँ से ईरान ने पहले एक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, और वहाँ पर
इन्होंने टारगेट किया और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वहाँ पर भी। उसके बाद इन्होंने इनके एयर डिफेंस जो रडार्स थे उनको टारगेट किया, और एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस रडार इनका शाह नकजीर माउंटेन्स में, पहाड़ियाँ हैं शाह नकजीर की, वहाँ पर था, जहाँ पर उन्होंने टारगेट किया। और काफ़ी मात्रा में और भी जगह पर भी जो एयर डिफेंस थे ईरान के, उसको टारगेट किया इजराइल ने, उनको उन्होंने नष्ट किया है। तो इस तरह देखें अगर आप, तो जो मेन मिलिट्री टारगेट्स है इजराइल ने यही कहा कि जो मिलिट्री टारगेट्स है उसको ही उन्होंने जो है टारगेट किया है। और एक और है करज एक जगह है जहाँ पर कि सेंट्रीफ्यूज मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर वहाँ है, वहाँ भी टारगेट किया है। इसके साथ ही आबादान में जो सबसे बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है ईरान की, जहाँ तकरीबन 50,000 बैरल पर डे ऑयल निकलता है, वहाँ उन्होंने डैमेज तो नहीं किया, लेकिन वहाँ पहुँच जरूर गए। थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन पूरी तरह टारगेट तो नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इजराइल ने दिखाया कि आगे अगर कुछ हुआ तो हम जो है ये भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरफ से देखा जाए तो इजराइल ने काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से, नपे तुले तरीके से उन्होंने टारगेट किया, लेकिन नुकसान काफ़ी पहुंचाया। मिलिट्री टारगेट्स, उन्होंने कोई न्यूक्लियर पावर सेंटर को, जहाँ से पावर सेंटर है वहाँ पर नहीं कुछ किया। ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं किया, और लग रहा था कि अगर ये टारगेट होते ऑयल रिफाइनरीज तो जो तेल के दाम बहुत बढ़ जाते दुनिया में और बहुत नुकसान होता। और आप देखिए इसके बाद जब नहीं हुआ है तो तेल के दाम 5 से 8% कम हो गए वर्ल्ड मार्केट में। तो इजराइल ने इसीलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि हमेशा सोच समझ के और नपे तुले तरीके से प्रिसीजन टारगेटिंग करते हैं, और वही उन्होंने किया। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ। पहले दिन तो ईरान ने कहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे दिन उनके जो IRG इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी, और तभी हुआ कि नुकसान काफ़ी हुआ है। इवन ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं उनके खमनेई, उन्होंने भी मीटिंग की, लेकिन नपे तुले शब्दों में ही सभी ने बातचीत की। तो इस हिसाब से ईरान को नुकसान तो काफ़ी हुआ है। ईरान के जनता में काफ़ी कड़वाहट है, उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा, क्योंकि जब ईरान ने मिसाइल दागी थी इजराइल के ऊपर तो वहाँ पर काफ़ी जश्न मना था ईरान में। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा डर का माहौल हो गया है वहाँ पर। यहाँ तक कि बाकी जो देश हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोला। कुछ देशों ने जरूर कहा कि यह नहीं होना चाहिए था। अब यह है कि ईरान को दोबारा पलटवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान ने ही शुरू किया था, ये सबका कहना है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ही बोला है, उन्होंने कहा है कि इजराइल हैड द राइट टू रिस्पॉन्ड, मतलब इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक था जो उन्होंने किया, लेकिन इसके आगे अब बात नहीं बढ़नी चाहिए, यहीं समाप्त होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए इसमें मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में एक्चुअली जो इन्वॉल्व तो यही हैं सिर्फ, क्योंकि जो इजराइल और ईरान, हमास चाहे कहिए आप, हिजबुल्लाह कहिए जो लेबनान में, हौती जो सीरिया में हैं, वो सारे तो ईरान से ही समर्थन पाते हैं, सब कुछ पाते हैं। एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस में हैं ईरान ने जो बना रखा है इजराइल के विरुद्ध, और वो हमेशा से उनकी ट्रेनिंग, उनका हथियार से लेकर हर एक चीज़ ईरान ही देता रहा है।
लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी का जो हालात है वहाँ पर देखिए, हमास की पूरी लीडरशिप को इजराइल ने मार गिराया है। गाजा में 44,000 लोग मारे गए हैं, जो कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट, वो कह रही है। अभी भी 70 से 75% गाजा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, वो गिर चुकी हैं, जमींदरोज हो चुकी हैं। उनके अंदर से अभी भी नहीं पता कि कितने लोग हैं। और अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि वहां पर 1.5 लाख से ऊपर की लोग मारे गए हैं। अभी ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कहना है कि जो 2 लाख के आसपास लोग घायल हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख की हालत ऐसी है। काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं गाजा, और वही इजराइल कर रहा है अभी। हमास के 20,000 से ज़्यादा लड़ाके मारे गए हैं। उनका तकरीबन 2/3 जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो टनल में था, चाहे हॉस्पिटल्स के नीचे, स्कूल्स के नीचे, जहां भी बना रखा था उन्होंने, उसको इजराइल ने तबाह कर दिया है। और उनके लीडर्स अब रह ही नहीं गए हैं। इनके जो दूसरे नीचे के लीडर्स थे, उनको भी इजराइल ने टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर हम हिजबुल्लाह को देखें, जो समर्थन कर रहा था हमास का, और वो भी बीच में कूद पड़ा इजराइल के खिलाफ, एक फ्रंट उसने खोल दिया था। हिजबुल्लाह एक सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो एक तरह से अपनी आर्मी बना रखा है उसने, प्रॉपर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कमांडर्स हैं उसके, प्रॉपर ट्रेनिंग है उनके पास, काफ़ी हजारों की संख्या में बैलिस्टिक उनकी मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, गन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, और ड्रोन से तो काफ़ी हमला वो करते रहे हैं। वहाँ भी इजराइल ने उनके टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया है। और अभी उन्होंने अपना एक नया नेता लीडर बनाया है, नईम कासिम को, जिसको इजराइल के रक्षा मंत्री गलांत ने कहा है कि ये भी कुछ दिनों के लिए है, मतलब इसको भी वो ख़त्म करेंगे। हिजबुल्लाह की काफ़ी लड़ाके मारे गए हैं, काफ़ी साजो सामान, उनका हथियार, गोला बारूद बहुत नष्ट हुआ है। और उन्हीं की वजह से इजराइल ने नॉर्थ इजराइल अपना खाली कराया। 60,000 लोग करीब इजराइल के वहाँ से खाली किए उन्होंने। और अब इजराइल पिछले 15 दिन से उसने ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया था। अभी तक तो एयर और मिसाइल से हमला चल रहा था, रॉकेट से और आर्टिलरी से, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया इजराइल के लेबनान के अंदर। काफ़ी जगह उन्होंने उनसे खाली कर दी है, बेरूत तक अटैक किया है, और काफ़ी इनके हेडक्वार्टर्स और मिसाइल साइट्स और बाकियों को उन्होंने मार गिराया है, नष्ट किया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस की जो वहाँ फोर्स है, यूनोफिल, यूनाइटेड नेशंस फोर्स इन लेबनान, उसको भी इजराइल ने कहा है कि यहाँ से हटनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उसकी आड़ में हिजबुल्लाह जो है अपने हेडक्वार्टर्स बना रहा है और वहाँ अपने स्टोर्स बना रहा है। तो वहाँ भी उसने, इजराइल ने काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह का कमर तोड़ा है। हालांकि हिजबुल्लाह अभी भी फायर कर रहा है, ड्रोन और रॉकेट से हमला कर रहा है। जहाँ तक हौतीस की बात है, उनके ऊपर भी काफ़ी हमले हुए हैं, और अब वो उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले थे। रह गया ईरान। ईरान के ऊपर दोनों, इजराइल भी कहता रहा, ईरान खुद कहता रहा कि हम डायरेक्टली सीधी लड़ाई में नहीं आना चाहते। लेकिन ईरान चाहता क्या था? ईरान शुरू से ही इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, वजूद के खिलाफ है, कि इजराइल तो कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, जिनको सपोर्ट कर रहा था। और जब उनके राष्ट्रपति मारे गए, इस्माइल हानिये जो हमास का लीडर था, वो उनके यहाँ जब गया था, मारा गया,
तब उन्होंने कहा कि बदला लेंगे। उन्होंने मिसाइल्स उन्होंने दागे थे इजराइल के ऊपर। लेकिन अब हालत ये है कि ईरान के ऊपर भी हमलों के बाद उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान किसी समय पर अरब वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता था, मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक कंट्रीज का लीडर बनना चाहता था, और इसके लिए वो काफ़ी दबाव डाल रहा था। रूस से भी मदद ली, चीन से भी उसने मदद ली। लेकिन अभी उसको डर है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ हैं, 12 से ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। मेडिटेरेनियन में अमेरिका ने 2-2 फ्लीट अपनी भेज रखी हैं, और काफ़ी नुकसान अभी हुआ है ईरान को। उसके खुद के जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर खामनेई, वो जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनको एक सेफ जगह में रह रहे हैं वो। तो अभी जो है ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले उनके प्रेसिडेंट भी टारगेट हुए, जैसे भी हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे भी हुआ, वो खुद कह रहे थे, इजराइल की तरफ वो लोग उंगली उठा रहे थे। उनके मिलिट्री लीडर्स मारे गए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पूरा नीचे है। तो अभी जो है ईरान क्या कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि ईरान को खुद मिडिल ईस्ट में उतना समर्थन नहीं मिल रहा है, और मिडिल ईस्ट में सबसे जो देश हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इनमें से कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं कर रहा है ईरान को, और कोई नहीं चाहता कि ईरान इतना ऊपर आगे आए। इस वजह से ईरान एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक अकेला ही है। उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी है, इकॉनमी उसकी वैसे ही बहुत नीचे है इस समय, सैंक्शंस लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो इकॉनमी आगे बढ़ नहीं रही है। और अगर उसके ऑयल इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर पावर जो हैं वो उन पर अगर कुछ वो नष्ट होते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी और ज़्यादा हालत भी खराब हो जाएगी इसमें। और कहा तो ये जा रहा है कि खamenei की बेइज्जती हो रही है कि इतने बार उनके ऊपर ये अटैक आ गए और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सीधे हमले हो रहे हैं, बाहर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि खamenei जो है खुद ही अपनी जगह, सर्वोच्च नेता की या सुप्रीम लीडर की जो जगह है उसको वो छोड़ना चाहते हैं। जो राष्ट्रपति अभी बने हैं, कहा जाता है कि वो जो है बीच वाले हैं, बहुत तीव्र नहीं सोचते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और जहाँ तक हमने कहा हिजबुल्लाह, इनके जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, हिजबुल्लाह, हौतीज और हमास, उनकी हालत हमने देख ली कि वो अभी उस हालत में नहीं आ सकते जैसे पहले थे। उनको अब दशकों लग जाएंगे, कई साल, कई बरस लग जाएंगे खड़ा होने में। तो ईरान के पास अभी इतना नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पाए। और इस बीच में इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आगे है तो इजराइल ही आगे बढ़ रहा है। गाजा में अपनी वाली कर रहा है, लेबनान में जो चाहता है वो कर रहा है, हमास में अपने जो एम लेके चले थे नेतन्याहू वो कर रहे हैं, और ईरान को भी दूर रखे हुए हैं स्टैंड ऑफ अटैक करके, मतलब मिसाइल्स और रॉकेट्स और अपने एयर की वजह से। तो अब जो है, और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि गाज़ा में भी उन्होंने एरिया साफ करना शुरू कर दिया है। कुछ ही एरिया में वो फ़लस्तीन को रखना चाहते हैं जो आगे नहीं आए कि फिर से वही अक्टूबर वाली, पिछले साल अक्टूबर वाली सिचुएशन वहाँ पर आए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि स्टारवेशन, वहाँ लोगों को जो चीज़ मिलनी चाहिए, जो ह्यूमैनिटेरियन है, मानवीय त्रासदी बहुत ज़्यादा हो गई है। और कहा यह जा रहा है, यूनाइटेड नेशन से लेकर कई देश कह रहे हैं कि इजराइल ने
भूखमरी को, मतलब स्टारवेशन को एक हथियार बना लिया है कि लोग मर रहे हैं भूख से वहाँ पर, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, एड वहाँ पहुँच नहीं रही है। अब जहाँ तक इन्होंने यही नहीं, इजराइल ने या नेतन्याहू ने जो रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजीज़ को मदद करने वाली संस्था थी UNRWA, उसको उन्होंने पूरा बैन कर दिया। उनका कहना है कि इसमें हमास वाले आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ देखिए बातचीत शांति की भी चल रही है। मोसाद और CIA चीफ अभी कतर में हैं, जहाँ पर शांति प्रक्रिया की भी बातचीत चल रही है। तो जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल शांति की भी बात कर रहा है, लेकिन अपना जो एम है मिलिट्री एम, उसको मिलिट्री एम को भी लेके चल रहा है। अभी इजिप्ट ने ऑफर किया है कि 2 दिन की शांति हो और हॉस्टेजेस रिलीज किए जाएं एक दूसरे के, लेकिन बात अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। एंटोनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, वो भी गए थे, उन्होंने भी काफ़ी बातचीत की है इस मामले में, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और अब मैक्सिमम वहाँ टोटल 6 दिन रह गए। सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या होता है उस इलेक्शन में, कौन जीतता है और किसकी पॉलिसी आगे चलती है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के ऑप्शंस क्या हैं, ईरान क्या कर सकता है मिडिल ईस्ट में। जैसे मैंने कहा कि ईरान के पास अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत सपोर्ट नहीं है, ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत नैरो ऑप्शंस उसके पास हैं, क्योंकि अभी उसको क्लियर हो गया है कि इजराइल और अमेरिका अगर मिल जाएंगे, मिल करके उसके ऊपर अटैक करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने ऑलरेडी दागे थे, 200 से 300 कहा जा रहा है इजराइल के ऊपर जब उसने अटैक किया था, लेकिन उससे कोई खास इजराइल का नुकसान नहीं हुआ। तो मिसाइल्स लगभग उसकी बेकार ही गई हैं। ड्रोन्स भी दागे थे, लेकिन दोनों का बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान इजराइल को नहीं हुआ, जैसा इन्होंने सोचा था कि उसके मिलिट्री, इजराइल के मिलिट्री इम्पैक्ट हो या इजराइल के जो बाकी हैं इस्टेब्लिशमेंट्स उनके ऊपर कुछ नुकसान हो। उल्टे जो इजराइल ने किया है उससे इनको नुकसान जरूर हुआ है। और अब ईरान को ज़्यादा रिसोर्सेज, मतलब चाहे आप पैसे कहिए चाहे हथियार कहिए, हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी अगर दोबारा खड़ा करना चाहेगा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह, हमास, हौती, किसी को भी। न्यूक्लियर ऑप्शन है, लेकिन न्यूक्लियर ऑप्शन बहुत महंगा और मुश्किल पड़ेगा ईरान को, उसका ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान भी होगा और सैकड़ों साल पीछे भी चला जाएगा। तो कर क्या सकता है ईरान? ईरान या तो इजराइल, रूस और चीन की सहायता ले, मदद ले, लेकिन क्या वो डायरेक्ट मदद करेंगे ईरान की इस समय? रूस जब खुद ही उलझा हुआ है नाटो से और अमेरिका से, और वहाँ भी शांति प्रस्ताव की बातचीत चल रही है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के देशों से मदद मांगे, इस्लामिक वर्ल्ड से मदद मांगे, लेकिन आज की जो हालात हैं उसमें किसी भी मुस्लिम देश के पास, कुछ 1-2 छोड़ दें, टर्की या सऊदी या यूएई, किसी के पास इतनी मिलिट्री या आर्थिक स्थिति नहीं है कि सब मदद दे दें ईरान को, और देना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ईरान से पहले से इनकी बनती नहीं थी और उनसे उनको कुछ मिलेगा नहीं। जो भी सपोर्ट करेगा ईरान को अभी, वो जो है इजराइल, अमेरिका और बाकियों का दुश्मन बन जाएगा और उनकी अपनी जो है प्रोग्रेस फिर आगे नहीं हो पाएगी। इजराइल, जैसे मैंने कहा, उसका वो आगे है इस मामले में अभी की जो हालात मिडिल ईस्ट की हैं। और फिर किसी भी देश में अगर कोई देश इजराइल के साथ, ईरान के साथ गया, तो इजराइल अगर उस पर हमला करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान उस देश का भी होगा। हाँ, ईरान जो इसके प्रॉक्सीज हैं, जो बाकी
छोटे मोटे गुड्स हैं उनको जो है लेकर के बाकी जगह पर हमला कर सकता है। जैसे कि इनके अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ईरान के एम्बेसीज हैं, बाकी जगह हैं। उसने एज इट इज़ एक अभी जो पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि इजराइल ने खुद ही पकड़ा था एक स्पाई जासूसों का गिरोह जो कि ईरान की मदद कर रहा था, ईरान समर्थित था। तो ऐसी कार्रवाई वो कर सकता है, लेकिन कोई मेजर चीज़ें वो करना अभी मुश्किल लग रहा है। टारगेटेड किलिंग्स कर सकता है लीडर्स की, जिहादीज के थ्रू वो कर सकता है। लेकिन ईरान को ये भी ज़रूरी है कि इस्लामिक वर्ल्ड को और अपने देश के लोगों को ये दिखाए कि ईरान कमज़ोर नहीं है। तो इसके लिए वो इनमें से कोई ऑप्शन चुन के कार्रवाई तो ज़रूर करेगा और अपनी जो कहते हैं टू सेव फेस, अपने जो इज्जत को बचाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ कार्रवाई तो ज़रूर करेगा। लेकिन ये जरूर है, जो मेरा विचार है कि ऑल आउट कन्फ्रंटेशन मतलब पूरी लड़ाई तो इजराइल के साथ तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका ही नुकसान उसको पता है कि क्या है। लेकिन वो भी अभी मेरे हिसाब ख्याल से ये वेट करेगा कि अमेरिका के इलेक्शंस में कौन आता है, ट्रंप या उनकी अपोनेंट कमला हैरिस, और उनकी पॉलिसी देख करके ही ईरान भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि ईरान चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ कार्रवाई जरूर करेगा अपनी साख बचाने के लिए, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अभी हालात हैं ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें होगा और मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी इसमें बहुत आगे नहीं आएंगे। हाँ, एक कोएलिशन अलग से ज़रूर बन सकता है वहाँ पर कुछ देशों का सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसके हिसाब से इजराइल ही ऊपर है, और चूँकि अमेरिका सपोर्ट दे रहा है तो वही ऊपर है। इस समय अभी कोई ऐसी हालत नहीं है कि ईरान डायरेक्टली कुछ कर पाए। सर, एक और प्रश्न यह है कि पेंटागन ने कहा है कि यदि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ते हैं तो यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियारों के उपयोग पर कोई नई शर्त नहीं लगेगी। इसे कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक रूस और यूक्रेन का सवाल है, देखिए अभी देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से तो ये लड़ाई अभी के हालात में एक तरफा हो रही है। रूस ही आगे बढ़ रहा है, हालांकि बहुत तेज गति से नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन कोई खास कर नहीं पा रहा है, और ना उसे जो चाहता है, जिस तरह की मदद वो सोच रहा था, मिल पा रही है। अभी अगर देखा जाए जो अभी के हालात हैं, डोनेट्स्क के इलाके में रूस काफ़ी आगे बढ़ रहा है, खास करके ईस्टर्न डोनेट्स्क के, और वहाँ पर खार्किव, निप्रो, आप ज़ेपोरिज़िया, मिकोलेव, सब जगह रूस आगे है। मेन ऑफेंसिव ही उसका ईस्टर्न यूक्रेन में है, और वहाँ पर एयर मिसाइल्स और ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ऑफ कोर्स उसमें आर्टिलरी और टैंक्स भी शामिल हैं, क्योंकि उसको पता है कि अभी जो विंटर्स आ जाएंगे तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर आगे बढ़ना। साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है, और हालत अब यहाँ तक आ गई है कि रूस यूक्रेन में जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स थे, मैक्सटर और स्टारलिंक, जो कि अमेरिका से ने दिए थे एलन मस्क एंड बाकी लोगों ने, उसको जो माना जाता था कि बहुत सेफ हैं, उसको भी हैक करके और रूस यूक्रेन के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था और टारगेटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, और उधर बेलारूस में भी यूक्रेन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। वेपन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रखा है उसने, ईरान से भी मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से भी उसको छोटे जो गोले बारूद चाहिए वो मिल रहा है, और कहा भी जा रहा है, जो सभी कह रहे हैं, खास करके यूक्रेन और
अमेरिका कि उसने जो है तकरीबन 10,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहाँ पर रूस के साथ रूस में हैं और लड़ रहे हैं, खास करके कर्स्क के इलाके में। हालांकि कोई सबूत नहीं आया इस बारे में, और इसी बेसिस पर यूक्रेन ने या जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप के देशों से कहा है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स को इस्तेमाल करने की अनुमति उनको दें रूस के अंदर। कर्स्क में जहाँ पर पहले भेजा था अपनी सेना, यूक्रेन ने बहुत उन्होंने वाहवाही लूटी थी कि बहुत बड़ा एक्शन कर दिया, और हमने उस समय भी कहा था कि कुछ समय बाद यूक्रेन उस समय रूस कोई एक्शन नहीं लेगा और बाद में इनके साथ डील करेगा, इनको एनसर्कल करके, और वही हो रहा है। जो सेना वहां कर्स्क में गई थी वो जो एक तरह से राइट ऑफ हो गई है। तो अभी इस समय कुछ नहीं कहने के लिए है जेलेंस्की या यूक्रेन के पास कि क्या कर पा रहे हैं। जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, अभी जब जून में पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया में, तो वहां उन्होंने डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था नॉर्थ कोरिया के साथ, और जिसमें बड़ा साफ है कि अगर इन दोनों देशों पर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अगर ये बात आती भी है कि नॉर्थ कोरिया ट्रुप्स हैं वहां पर, तो ये प्लीज ले सकते हैं पुतिन कि ये तो हमारे एग्रीमेंट के बीच है। अगर ये होता है, हालांकि अभी तक तो सभी ने डिनाई किया है, सभी ने कहा है कि नहीं है, लेकिन ये क्लॉज उसमें है। और अभी कल जो है नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री रूस में आए हुए हैं बातचीत के लिए। तो जरूर दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और आगे बढ़ रहा है, और अगर ट्रुप्स आते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी। मैंने तो यहां तक कहा था कि हो सकता है कुछ समय बाद आप पाएंगे कि वहां पर जो भाड़े के हैं काफी आ सकते हैं। नेपालीज कुछ गए थे, कुछ भारत के भी गए थे लोग वहां, जिनको लेवर किया गया था, ले जाया गया था। तो इस तरह जो है, अगर नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स वहां आते हैं तो कोई बहुत बड़ी कोई ताजुब की बात नहीं होगी वहां पर। जहां तक रूस का है, वो नॉर्थ कोरिया को मदद जरूर दे रहा है, मिसाइल्स के लिए, स्पाई जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए मदद दे रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए मदद दे रहा है। तो नॉर्थ कोरिया मेरे हिसाब से उसको कोई मुश्किल नहीं होगा मदद देने में रूस के लिए। लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा, किसी ने कोई प्रमाण नहीं दिया है, अमेरिका ने, यूक्रेन ने या नाटो ने इसके बारे में। तो अब तो ये कहा जा रहा है कि खबर जो है झूठी फैलाई है जेलेंस्की ने कि ऊपर उनको मदद वो मिल जाए परमिशन कि वो टारगेट कर सकें रूस के अंदर इन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ या उनके हथियारों से, जिसको रूस ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ये मानेगा कि डायरेक्ट लड़ाई उसकी अमेरिका या नाटो कंट्रीज से हो रही है। तो इसलिए जो है ये अगर ऐसा होगा तो ज़रूर पुतिन म्यूचुअल असिस्टेंस का ये जो नॉर्थ कोरिया के साथ है उसको जो है आगे ले आएंगे और क्या मदद कहेंगे कि मैं मदद ले रहा हूँ उनसे, और फिर नुकसान ज़मीनी हालात में तो यूक्रेन का ही होगा इसमें। और ख़ास करके अगर रूस इनको यूक्रेन के अंदर नहीं भेजता, इन ट्रुप्स को, नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स को यूक्रेन के अंदर नहीं भेजेगा, अगर कर्स्क रीजन में जो कि रूस के अंदर है वहां इस्तेमाल करेगा, तब भी जो है यही कहेगा कि हम तो अपने अंदर, अपने देश के अंदर मदद ले रहे हैं, यूक्रेन में नहीं भेज रहे हैं इन ट्रुप्स को। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, और फिर मुश्किल होगा नाटो कंट्रीज के लिए इसके ऊपर एक्शन लेना उनके खिलाफ। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में देखिए काफ़ी टेंशन्स हैं अभी भी, और इसमें जो है, इसमें भी ये म्यूचुअल असिस्टेंस जो पैक्ट है दोनों का, वो आगे आ सकता है कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कुछ हुआ, जहां पर अमेरिका नाटो ने अगर कुछ किया, तो नॉर्थ कोरिया फिर रूस की मदद लेगा वहां पर। तो वहां पर भी बात
आगे बढ़ सकती है। जेलेंस्की ने देखिए, अभी इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि पीस की भी बात चल रही है, शांति की। और जेलेंस्की जरूर, उन्होंने 2 बार कह चुके हैं शांति की बात। अभी तो उन्होंने यहां तक कहा है कि मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी, वो काफी कुछ मदद इसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब उनके लिए मुश्किल की घड़ी है, मदद मिल नहीं रही है, रूस आगे बढ़ता जा रहा है, वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और बात दोबारा आती है अमेरिका के इलेक्शंस की। ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आती हैं तो उनको कितनी मदद मिलेगी, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि वो एक दिन में लड़ाई खत्म कर देंगे, वहां शांति होनी चाहिए। तो ये जो और यूक्रेन की जनता भी त्रस्त हो गई है। तो अभी जो हालात हैं वहां पर किसी भी तरह जेलेंस्की भी मेरे ख्याल से यही चाहते हैं कि इज्जत बची रहे और अपने लोगों को वो इस त्रासदी से बचाएं, क्योंकि उनका 75% जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। विंटर्स आने वाले हैं, एनर्जी उनके पास है नहीं। जो पहले एक्सपोर्ट करते थे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजें, वो उनके पास खुद नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके पर लड़ने के लिए उनके पास लोग आ नहीं रहे हैं, जो उनके जब भी एनलिस्ट करना चाहते हैं। तो काफी मुश्किल है। और कुछ देशों ने तो यहां तक कह दिया है, हंगरी, जर्मनी ने, कि जो है बातचीत होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। जॉर्जिया ने भी कहा है। और अगर कुछ जमीन देना भी हुआ हिस्सा, तो यूक्रेन ने रूस को, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आगे चल के जेलेंस्की भी किसी न किसी पीस प्लान की बात करेंगे और रूस के साथ समझौते के लिए आगे बढ़ेंगे। सर, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे, उनकी संपत्ति की जब्ती, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई क्या दर्शाती है? कहीं अंतरिम सरकार अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं रही है? जहां तक हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश में देखिए, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, मतलब एक है कि वो सरकार तो क्या, सरकार के वो नेता बनाए गए हैं, तब से उनका मुझे लग रहा है एक ही, और जिन लोगों ने उनको बनाया है रादर, उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही एम लेके चल रहे हैं कि शेख हसीना और या उनकी पार्टी जो बीएनपी है, उसको जो है उस पर एक्शन लिया जाए। और अभी उनके खिलाफ तकरीबन 150 केस फाइल हुई हैं शेख हसीना के खिलाफ विरुद्ध, और उनमें करीब 130 के आसपास तो जो नॉर्मल केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, रादर 135 है, 136, फिर उनके जेनोसाइड के केसेस हैं, और कुल मिलाकर के 150 केसेस हैं। और जो बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स कंट्रोल ट्राइब्यूनल है, उसने अरेस्ट वारंट इशू किया है शेख हसीना के खिलाफ। उनके कुछ लीडर्स मारे गए हैं, कुछ को काफ़ियों को अरेस्ट किया गया है। स्टूडेंट्स भी अंडरग्राउंड हैं, निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। तो अभी जो है देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो टारगेट ही कर रहे हैं सिर्फ शेख हसीना को, जो अभी भारत में हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि वहाँ तकरीबन जब डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, वो जो स्टूडेंट्स और बाकी लोगों का 700 लोग मारे गए थे तकरीबन, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, और कुछ आपसी जो बाहरी ताकतें थी उनकी वजह से था कि बाहरी ताकतों की वजह से लोग वहाँ पर ऐसा कर रहे थे कुछ लोग, और आपस में भी कुछ लोग उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन जो बांग्लादेश की भी सरकार है, जिसको कि देखना चाहिए था बांग्लादेश कितना उभर रहा था आगे, जो इकोनॉमी इतनी आगे चल रही थी, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे थे,
अब सब डाउन हो गए हैं। बांग्लादेश का ग्रोथ जो तकरीबन 5.8% था, 5.8%, अब 3.8% तकरीबन हो गया है। वर्कर्स हैं नहीं, बाहर की कंपनीज अभी आ नहीं रही हैं। माहौल देख करके तो वहाँ काफ़ी मुश्किल हो गया है। हालांकि भारत के साथ बांग्लादेश की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है कि एक दूसरे को क्रिमिनल्स के या भगोड़े हैं उनको जो है ला सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि शेख हसीना खुद आई हैं वहाँ से, बांग्लादेश से। उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देती, इस्तीफा देती है अपना, जो नहीं दिया उन्होंने, या स्पीकर से पार्लियामेंट में उनके स्पीकर को देती। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो शायद इस पर चलेगा, क्योंकि वहाँ कोई नया प्रधानमंत्री का ना इलेक्शन हुआ है ना कोई अपॉइंट हुआ है। तो कह दें वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं। और अभी जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस होंगे, इससे पहले वो लोग न्यू इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। और यहाँ तक कुछ समय पहले तक शेख हसीना ने कहा था कि मैं वापस आने को लिए तैयार हूँ वहाँ। हालांकि मोहम्मद यूनुस जो कि अभी गवर्नमेंट के मुखिया हैं वहाँ पर, उन्होंने ये नसीहत दी है शेख हसीना को कि वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दें। लेकिन जैसे मैंने कहा, देखिए बांग्लादेश की इंटरनल प्रॉब्लम काफ़ी है इकोनॉमी की। वहाँ पर फॉरेन डेट ज़्यादा है, रिजर्व्स फॉरेन जो अपना एक्सचेंज रिजर्व्स हैं बहुत कम हो गया है उनके पास, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बेसिक चीज़ों की कमी हो रही है वहाँ पर। एक्सपोर्ट्स जैसे मैंने कहा काफ़ी कम हो गए हैं। और चीन जो है उनके यहाँ सबसे बड़ा इन्वेस्टर था अभी तक। चीन ने BRI, पद्मा ब्रिज उनके यहाँ उस पर इन्वेस्ट कर रखा था बनाने में, पायरा जो पावर प्लांट है वहाँ पर, लेकिन वो भी अभी थोड़ा धीमा पड़ रहा है वहाँ पर। भारत ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पर। टाटा मोटर्स, हीरो कॉर्प जो है, ये सारे वहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए थे। अब क्या होगा, क्योंकि डाउन हो गया अभी, तो मुश्किल चल रहा है। और सब पता है कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से ये हालत हुई है। और कुछ समय बाद चीन को खुद बांग्लादेश को खुद समझ में आएगा, श्रीलंका और मालदीव्स की तरह, कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उनके लिए, उनकी जनता के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और मदद जो है हर एक चीज़ में पड़ोसी ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको फिर भारत के पास ही आना पड़ेगा। और ये जो इंतरिम सरकार है उसको सोचना पड़ेगा कि बजाय भारत विरोधी या भारत के विरुद्ध सोच या शेख हसीना की टारगेटिंग करने से उनको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनको जो है अपने देश में, अपने देश के लोगों के हित के लिए ध्यान देना पड़ेगा। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत से रक्षा उत्पादों के 3 सबसे बड़े खरीदार हैं। भारत अब तक रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक था, लेकिन अब निर्यातक की भूमिका में आ रहा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? भारत के जो डिफेंस की एक्सपोर्ट्स हैं उसके बारे में हम पहले भी कभी बात किए थे। और अभी देखिए जो लेटेस्ट अभी है स्टेटमेंट हमारे रक्षा मंत्री ने भी दिया है कि तकरीबन 90 देशों को हम जो है रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया है। और ताजुब तो आप सबको ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 46% टोटल एक्सपोर्ट का। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसमें। और देखिए इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं कहूँगा कि मैक्सिमम हम कोई बड़ी चीज़ नहीं दे रहे थे, स्पेयर पार्ट्स, सब पार्ट्स, यही सब चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी। लेकिन अब जो है फिनिश्ड आइटम्स जा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से बने हुई
हथियार जा रहे हैं, जैसे गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स है, वो जा रही हैं 155 मिलीमीटर। उसके साथ मतलब पूरा एक वेपन सिस्टम जा रहा है, पिनाका रॉकेट सिस्टम, वो एक्सपोर्ट हो रहा है आर्मीनिया को। दोनों चीज़ें हैं। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, डॉर्नियर 228 जो छोटे हैं, वो हेलीकॉप्टर्स, ALH जो हेलीकॉप्टर्स हैं, रडार्स, कोस्टल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट्स मैंने बताया था। ब्रह्मोस मिसाइल देखिए, फिलीपींस को का ऑर्डर है $500 मिलियन के आसपास का। इंटरसेप्टर बोट्स नेवल फोर्सेस के लिए, लाइट वेट टॉर्पीडोज। और जहाँ तक गन्स की बात है, आर्मीनिया की बात है, देखिए आर्मीनिया ने तो तकरीबन $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें पिनाका वेपन सिस्टम और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स शामिल हैं। तो ये जो है काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से है, जहां हमारे पास कुछ नहीं थे। लेकिन इसके साथ जो मेन चीज़ें हैं, देखिए अभी भी हमारे पास स्नाइपर राइफल्स भी हैं, जो हेलमेट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं। फ्रांस को बेसिकली देखा जाए सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स जो हैं मैक्सिमम जा रहे हैं यहाँ से, जो एक्सपोर्टर हैं, जो इस्तेमाल होंगे उनके सिस्टम्स में। वही चीज़ अमेरिका को है, उनके पास भी सब सिस्टम कंपोनेंट्स जा रहे हैं, लेकिन मेजर फ्यूजलाज जो एयरक्राफ्ट का होता है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। विंग्स, जो एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। हेलीकॉप्टर्स के जो पार्ट्स हैं उनके, और ये दोनों किसको जा रही हैं? बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों को। ये भी देखा जाए तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 50% तो है जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के वही जा रहे हैं। आर्मीनिया ने मिसाइल्स भी और जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं उनमें भी इंटरेस्ट लिया है। कुछ देशों ने फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसमें भी इंटरेस्ट लिया है। फिलीपींस को तो हम ब्रह्मोस दे ही रहे हैं तकरीबन $350 मिलियन की। तो इस हिसाब से आकाश जो हमारी एयर डिफेंस मिसाइल है उसमें भी कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई। आर्मीनिया ने तो ऑर्डर भी दिया है। और ये सब, इन सब में तकरीबन 16 डिफेंस PSUs जिनका भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ था, जिसको शेड्यूल किया था इनको सरकार ने, और 430 लाइसेंस फॉर्म्स हैं और 16,000 के आसपास स्मॉल और मीडियम स्केल हैं जो छोटी मोटी चीज़ें और पार्ट्स बना रहे हैं। तो इतना एक बेस है बड़ा। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, अभी और बड़ा होगा, लेकिन ये है जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तकरीबन अभी 2014-15 की बात करें तो तकरीबन 46,000 करोड़ का हमारा प्रोडक्शन होता था। अभी 2023-24 मतलब पिछले साल में तकरीबन 1,27,000 करोड़ का जो है प्रोडक्शन हुआ है, जो काफ़ी बड़ी बात है। और ये टारगेट है कि अगले 3-4 सालों में, 5 सालों में 1,75,000 करोड़ तक पहुंच जाए। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर है वो अभी जो है उसकी भागीदारी 20 से 22% ऊपर तक चली गई है और लग रहा है कि आगे जा कर के और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो एक्सपोर्ट्स थे पिछले साल जो 21,000 करोड़ के आसपास हुए थे, अब और आगे जाएंगे और लक्ष्य है कि अगले 4-5 सालों में 50,000 करोड़ तक का कर दिया जाए। और इसमें हमारे रॉकेट सिस्टम्स, आर्टिलरी गन्स, बाकी जो छोटे मोटे सिस्टम्स हैं, चाहे NVDs हैं, चाहे स्नाइपर राइफल्स हैं, और बड़ी चीज़ें जैसे कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे हमारे, बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं, सबमरीन्स हैं, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम अटैक जो है उसकी डिमांड भी काफ़ी है। वेपन लोकेटिंग रडार्स, सॉफ्टवेयर्स, डिफाइंड रडार्स, मिसाइल्स, रेडियो सिस्टम्स, और बना तो बहुत कुछ रहा है भारत अभी, ICBMs, IRBMs।
तो इन्वेंट्री काफ़ी है और आगे चल करके अगर ऐसे चलता रहा, एफडीआईज तो आप सभी जानते हैं कि 75% से लेकर 100% तक हो गई हैं। और अभी अभी C-295 C-295 जो एयरक्राफ्ट है, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसकी जो है इनॉग्रेशन किया था, जो टाटा और बोइंग मिल के बना रहे हैं। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री ने मिल करके इनॉग्रेट किया था बड़ौदा में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आगे इनमें, क्योंकि अगर ये बड़ी कंपनीज जैसे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने अगर यहाँ से इंपोर्ट कर रही है, तो आप समझिए कि बाकी तो ज़रूर इसको कंपनियों की दिलचस्पी आएगी, क्योंकि तकरीबन 200 फ्यूजलाज जो है पिछले साल अमेरिका को एक्सपोर्ट हुआ है। लॉकहीड को जो है C-130 के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, तो ये काफ़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा, और जो लग रहा है कि ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन हर एक चीज़ इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर से अपने लिए, चाहे वो एयरक्राफ्ट कहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट कहिए, टैंक्स कहिए, गन्स कहिए, प्रिसीजन एम्युनिशंस, हेलीकॉप्टर्स, अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, C-95 जो हैं। तो इन सबको जो है अभी भी काफ़ी कुछ है। हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें बहुत आगे बढ़ना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो है 90 देशों को दे रहे हैं पार्ट्स, क्योंकि हम बाकियों से काफ़ी सस्ते हैं, अच्छे हैं, टाइम टेस्टेड हैं। और इवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने देखिए जब कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, तब से तकरीबन 1800 करोड़ तक का उन्होंने एम्युनिशन एक्सपोर्ट किया है। इवन यूरोपियन कंट्रीज को एम्युनिशन गया है 155 मिलीमीटर। रूस से जहां हम इंपोर्ट करते रहते हैं, उनको तकरीबन 39,000 के आसपास तो ऑटोमेटिक मशीन गन्स एक्सपोर्ट हुई हैं। तो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है और हमारे इंडस्ट्री जो अभी इसमें आगे आ रही हैं, उसको देख करके संभावनाएं अपार हैं आगे बढ़ने के लिए। इवन MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की जो शिप्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स के लिए जो प्लान है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और लेकिन हमें अपनी इंपोर्ट्स को और कम करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने तो काफ़ी कुछ कम कर दिया है, कैटेगरीज बना रखी हैं जिनमें इंपोर्ट्स नहीं होगा, और आशा है कि और उन्नत किस्म के अगर सामान बनने लगेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया होगा। बाहर से भी जो इंपोर्ट कर रहे हैं या जो कंपनीज हमें सामान दे रही हैं, साजो सामान, वो भी भारत में ही बनाएंगी, तो उससे भी इस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। और भारत जरूर अग्रसर है एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए। तो धन्यवाद सर, आज के कार्यक्रम में भी आपने विस्तार से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी, और निश्चित रूप से हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए आज का कार्यक्रम भी ये ज्ञानवर्धक साबित होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।